नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज हम जानेंगे भूगोल के बारे में। भूगोल, जियोग्राफी। जियोग्राफी जियोग्राफी का शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का वर्णन व उसके बदलते रूप का वर्णन। यानी पृथ्वी में क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या बदलाव हुए पृथ्वी में, जो मानवीय प्रक्रियाओं के कारण क्या क्या बदलाव हुए, पृथ्वी में प्रकृति की वजह से क्या क्या बदलाव हुए, पृथ्वी में पहले पृथ्वी कैसी थी, बाद में कैसी हुई और आने वाले फ्यूचर में कैसी हो सकती है, उसके बारे में इसमें डिटेल में बताया गया। भूगोल में यह ज्ञान की शाखाओं की जननी है। भूगोल ज्ञान की शाखाओं की जननी, यानी कि इससे बहुत कुछ अपने को सीखने को मिलता है। इसकी मुख्यतः दो शाखाएं। एक है मानव भूगोल, दूसरा है भौतिक भूगोल। मानव भूगोल पर्यावरण के साथ मानव के रिश्तों का बोध कराता है। मानव प्रकृति से कैसे जुड़ा हुआ है, कैसा रिश्ता है उसका बोध कराता है। प्रकृति से किस प्रकार उसका जुड़ाव है। तो मानव भूगोल के बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं दी और इसके ऊपर रिसर्च होती गई। और 19वीं सदी के अंत में 19वीं सदी के अंत में चार्ल्स डार्विन नाम के व्यक्ति ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इसके बारे में लिखना प्रारंभ किया। तो लोगों की इसके बारे में जिज्ञासा बढ़ने लगी उसी टाइम से। उसके बाद आते हैं रेड जेल। उन्होंने भी इसके बारे में लिखा अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में पुस्तक में, जिनमें मानव को प्रकृति से सहयोग यानी कि वातावरण से सहयोग प्राप्त करना ही पड़ता है, इनका मानना यह था। फिर इनकी एक और शिष्या हुई जिसका नाम था एलन सी सैम्पेल, अमेरिकी शिष्या। इसने अस्थिर जो मानव भूगोल है वो अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव का संक्षेप में उदारीकरण प्रस्तुत करती है, यानी उसके बारे में बताती है। अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बारे में बताती है। मानव भूगोल जो क्रियाशील मानव और क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी के बारे में बताती है। ये जो रेड जेल थे इनको एक और नाम से भी जाना जाता है, आधुनिक मानव भूगोल के जनक के नाम से। भूगोल के जनक, आधुनिक मानव भूगोल के जनक माना जाता है रेड जेल। प्रकृति के अनुसार मानव ने सीखना प्रारंभ किया, प्रकृति के द्वारा सीखना, और प्रकृति के साथ ही उन्होंने औद्योगिक विकास किया। फिर प्रकृति को अपने अनुसार ढालने लगा और जिसे संभावनावाद कहा गया। इसके बाद में कई फ्रांसीसी वैज्ञानिकों ने अलग अलग तर्क दिए, अलग अलग व्याख्याएं की। उसके बाद आते हैं नवनिश्चयवाद। प्रकृति, इसको दो और नामों से जाना जाता है, वैज्ञानिक नवनिश्चयवाद और आधुनिक नवनिश्चयवाद। इस प्रकृति के बारे में डिटेल में ऑस्ट्रेलिया के ग्रिफिथ
टेलर थे, ऑस्ट्रेलिया के ग्रिफिथ टेलर थे इसके प्रवर्तक। तो नवनिश्चयवाद में यह कहा गया कि मानव ने प्रकृति के ऊपर निर्भरता अधिक बढ़ा दी है और उसका अति दोहन करने लगा है, जिससे आने वाले समय में कुछ संसाधन विलुप्त हो जाएंगे, कुछ गायब हो जाएंगे। यानी कि जिससे प्रकृति पर निर्भरता होनी चाहिए पर लिमिट में होनी चाहिए। पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भरता ठीक नहीं है। उन्होंने कहा इसके लिए मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। इसके बारे में बाद में मानव भूगोल की बारे में परिभाषा बदलती गई और उपागम बदलते गए, परिवर्तन होता रहा और इसके कई क्षेत्र उपक्षेत्र बने। मानवीय क्षेत्र, सांस्कृतिक, इस प्रकार क्षेत्र बनते गए। मानवीय क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र, राजनीतिक, भूगोल, आर्थिक, सामाजिक भूगोल कैसा, आर्थिक, सामाजिक, मान। इसके बाद इसके लिए पोषित किए गए मानवीय मूल्य, पोषित किए गए मानवीय मूल्य, मानवीय मूल्य। पहला था प्रकृति के प्रति प्रेम रखना। प्रकृति के प्रति प्रेम रखो, प्रकृति को अपनी माता की समान समझो, उससे प्रेम करो और उसका अति दोहन भी बहुत बुरा है। दूसरा था परस्पर सहयोग, परस्पर सहयोग। यानी अगर आप एक पेड़ काटते हो, उसका उपयोग करने के बाद एक पेड़ और लगाने का भी प्रयास करो। फिर आता है सहनशीलता। आपको सहनशीलता रखनी पड़ेगी और प्रकृति का अति दोहन करना भी हानिकारक है, क्योंकि इसके बाद जो आपदाएं आएगी वो आपको ही प्रॉब्लम देगी। उसके बाद आता है सामंजस्य। प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाना भी बहुत अति आवश्यक था। प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाना बहुत ही आवश्यक था। दूसरा था उदारता। उदारता, प्रकृति के प्रति उदार बनो, उदार बनो। ये तो क्षेत्र थे, ये राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र वगैरह क्षेत्र थे 3। सामंजस्य और उदारता बनाए रखो। सामंजस्य, उदारता और अनुशासन। प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना अच्छा नहीं है, उसके लिए अनुशासित प्रणाली होने लगी, जिसके बाद वन के ऊपर कुछ नियम बढ़ने लगे, जैसे कि 33% भूभाग का 33% वन होना चाहिए, जिससे आने वाले टाइम में समस्या ना हो, जो कि बहुत कम देखा गया। इसका मुख्य कारण थे मानव, क्योंकि मानव लालच की तरफ बढ़ने लगे और प्रकृति के दोहन को और अधिक बढ़ावा देने लगे और प्रकृति के ऊपर निर्भर रहने लगे। इनका मोटिव सीधा यही समझाने का था भूवैज्ञानिकों का कि अति दोहन करना भी हानिकारक हो सकता है। जो आज हम ग्लोबल वार्मिंग वगैरह जो भी चीजें देखते हैं, उसका कुछ हद तक कारण मानव ही है, क्योंकि समय के अनुसार मौसम परिवर्तन हो नहीं रहा है। कई बार कहीं पे बरसात के दिनों में प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पे सूखा पड़ रहा है, कहीं पे क्या हो रहा है, कहीं पे बाढ़ें आ रही है। तो इसका मुख्य कारण मानव है। मानव द्वारा की गई क्रियाओं के कारण प्रकृति के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। तो इसको रोकने के प्रयास के लिए भूवैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने तर्क दिए। आई होप आपको चैनल पसंद आया होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।